यात्रीगण कृपया ध्यान दें। लेक्चर नंबर 1 से शुरू हुई सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की गाड़ी आज रफ्तार नीड में अपने अंतिम प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली है। इस गाड़ी के ड्राइवर ऋतिक सर हैं, जो बड़े ही हैवी ड्राइवर देखने में भी और गाड़ी चलाने में। हम उम्मीद करते हैं कि अब तक का आपका सफर शुभ रहा होगा और आगे का सफर भी शुभ ही रहे। बाकी ऋतिक सर की तरफ से केवल इतना चाहेंगे कि चैन से सोना है तो जाग जाओ, चैन से सोना है तो जाग जाओ, और अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो यहां से भाग जाओ। हेलो बच्चों, रफ्तार नीट की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका ऋतिक सर। क्लास है केमिस्ट्री की, चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और हम अपने 11th क्लास के पहले चैप्टर के अंतिम चरण में आ चुके हैं। दिस लेक्चर इज सपोज टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। या बाबा थोड़ा धीरे धीरे बोलो, और अंग्रेजी में मत बोलो, हिंदी में बोलो रे बाबा। ये जो लेक्चर है ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है, और आज हमारी पूरी कोशिश होगी कि चैप्टर समाप्त हो जाए। आज के इस चैप्टर में हमें क्या करना है? आज के इस चैप्टर में हमें पढ़नी है हमारी बची हुई कंसंट्रेशन टर्म्स, एंड आफ्टर द कंसंट्रेशन टर्म्स आप सबका बड़ा प्यारा दुलारा चहीता सा टॉपिक, जिसके पीछे आपने कमेंट सेक्शन में आंदोलन कर रखा है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक ऐसा टॉपिक जिस पर पिछले कई सालों से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक की क्लासेस में हम लोग क्या कर चुके हैं? हम लोग मोल से रिलेटेड अधिकतर बातों को सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म बताना शुरू किया था, हम स्टोइकियोमेट्री से निकल आए थे और हमने कंसंट्रेशन टर्म को शुरू किया था। ठीक है ना, हमने कैसे शुरू किया था? कंसंट्रेशन टर्म्स को शुरू किया था। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग मोल बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ चुके थे, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके थे, और एक रिलेशन आपको मैंने बताया था मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन। एक रिलेशन आपको बताया गया था मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे उसी कंसेप्ट की आगे। तो आज की हमारी जो पहली हेडिंग है वो है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी बहुत ही काम का रिलेशन है। ये रिलेशन अगर आप याद रख पाते हैं तो आपको बहुत मदद करेगा ये रिलेशन, अदरवाइज आपको समस्या आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर मोलारिटी और मोलालिटी वो आपसे पूछता है, मोलारिटी देके मोलालिटी पूछ लेता है, मोलालिटी देके मोलारिटी पूछ लेता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो किस तरह से सॉल्व होंगे, वो इस रिलेशन की सहायता से सॉल्व होंगे। रिलेशन होता है m इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M माइनस 1000 रो। m इज इक्वल टू बच्चों होता है 1000 M 1000 रो माइनस mm सॉल्यूट, m इंटू m सॉल्यूट। अब इसमें कौन कौन सी टर्म क्या क्या है? 1000 तो हमें पता है कि क्या है, बाकी टर्म्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। कैपिटल M इज मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैपिटल M इज मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, स्मॉल m इज मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, स्मॉल m इज मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। रो इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम पर ml में दिया होगा आप लोगों को। ठीक है ना, और m सॉल्यूट क्या होगा? सत्यानाश होगा। m सॉल्यूट क्या होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब काफी लोगों के दिमाग में आया होगा
जब इन्होंने ये फॉर्मूला देखा होगा तो काफी लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि सर आप तो बड़े हैवी ड्राइवर हो, आपने इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिख दिया और फिर आप हमसे कह रहे हो कि इसे याद भी करो। तो पहली बात तो हमसे ये याद हो नहीं रहा, और अगर हम इसे याद कर भी लेंगे तो कितनी गंदी कैलकुलेशन बनेगी सर, कितनी गंदी कैलकुलेशन बनेगी, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो बहुत ही गंदी कैलकुलेशन बनेगी ना। तो बेटा कैलकुलेशन से बचाना, मजदूरी से बचाना ही मेरा काम है, मेरा काम ही यही है कि मैं तुम्हें मजदूरी से बचा के रखूं, है ना। तो इसलिए तुम्हें इसमें एक जुगाड़ बताता हूं, तो मैं इसमें क्या बताता हूं, जुगाड़ बताता हूं, मजेदार टाइप की एक जुगाड़ है जो तुम्हारे काम आएगी। तो एक रिट्रिक बताता हूं, नंबर भूल गया कौन से नंबर की ट्रिक है तो सिंपली इसको रिट्रिक बोल देते हैं। तो एक रिट्रिक बताता हूं जो मजेदार रिट्रिक है, तुम्हारे बड़े काम आने वाली है। क्या है बच्चों वो रिट्रिक? इफ डेंसिटी रो इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, if density rho is less than equal to 1 gram per ml, which is always going to be the case in your questions, नीट लेवल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, नीट के लिए जितने भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, उनमें डेंसिटी का जो रो का जो वैल्यू आएगा वो 1 ग्राम पर ml या उससे कम ही आएगा। आप कम को छोड़िए, आप कम को छोड़िए, रो को 1 रख लीजिए, आप तो कम को छोड़िए, एक बार रो को 1 रख लीजिए। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं m बाई एम इज इक्वल टू 1000 रो माइनस mm सॉल्यूट, ऊपर वाले m को मैं ले गया नीचे। अब 1000 इंटू 1 करूंगा ये 1000 होगा, मोलारिटी भी एक पॉजिटिव नंबर है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो 1000 इंटू 1 किया तो बच्चों ये 1000 हो गया, हाँ की ना। 1000 में से कुछ घट रहा है, 1000 में से कुछ घट रहा है, तो इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 1000 से छोटा हो गया, इट इज लेस देन 1000। किसी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी, तो मोलालिटी अपॉन मोलारिटी 1 से बड़ी, 1 से बड़ी, तो बच्चों यहां से आ जाएगा मोलालिटी इज मोर देन मोलारिटी। ये रिलेशन याद रखना, किसी भी सॉल्यूशन के लिए तुम्हारे लेवल पे मोलालिटी और मोलारिटी में मोलालिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आएगी। अगर मैं तुमसे किसी भी एक सॉल्यूशन की मोलारिटी देके मोलालिटी पूछ लूं या मोलालिटी देके मोलारिटी पूछ लूं तो ये रिलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी जबरदस्त मदद करेगा। कैसे करेगा रे मदद, कैसे करेगा मदद? देखो 1000 ml of an aqueous solution has 98 gram H2SO4 dissolved in it, ठीक है, dissolved in it. If the density of solution is 0.5 gram per ml, the molality and molarity of the solution will be, मोलालिटी और मोलारिटी हमसे पूछी है, मोलारिटी और मोलालिटी ये उसने बच्चों हमसे पूछा है 1 1 2.5 1 1 0.25 2.5, ठीक है ना। 4 ऑप्शन उसने मुझे दे दिए। अब ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है, 4 ऑप्शन उसने मेरे को दे दिए, ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करें, आइए सॉल्व करें, आइए सॉल्व करें।
आपको देखिए 98 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, तो क्या आप यहां से मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 98/98 1 मोल। क्या बच्चों आप मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? हाँ सर, निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml 1000, ये आ गया सर 1 मोलर। मोलारिटी सर 1 मोलर आ रही है। मोलारिटी जैसे ही हमने 1 मोलर देखा तो हमें यह चमक गया कि ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता। अब यहां से इस क्वेश्चन को करने के दो रास्ते हैं। यहां से इस क्वेश्चन को करने के दो रास्ते हैं। काफी सारे बच्चे कमेंट्स में लिख रहे हैं सर आप टफ क्वेश्चंस नहीं कराते, आप टफ क्वेश्चंस नहीं कराते। कुछ बच्चे हैं जो ऐसा लिखते हैं, 4-5-10 बच्चे ऐसे हैं जो लिखते हैं कि टफ क्वेश्चन नहीं कराते। असलियत ये है बेटा, क्वेश्चन में सारे जितने भी करा रहा हूं मैं सारे टफ हैं, सारे टफ हैं। लेकिन मैंने तुम्हें जो जुगाड़े बता रखी है ना, जो ट्रिक्स बता रखी हैं, उनकी वजह से तुम्हें ये क्वेश्चन बड़े हलवा से लग रहे हैं कि यार ये तो बड़ा आसान सा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जैसे इसे करने के दो तरीके। पहला तरीका, वो बच्चा जिसने ये लेक्चर नहीं देखा, जिसने ये लेक्चर नहीं देखा है या जिसे ये जुगाड़ नहीं पता है, वो क्या करेगा? वो करेगा ये 1000 m 1000 रो माइनस MMB। तो वो क्या करेगा? 1000 इंटू 1 मोलारिटी, 1000 इंटू 0.5 माइनस m इंटू 98। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 1000 अपॉन 500 माइनस 98, 1000 अपॉन 402, अप्रोक्सीमेटली 2.5 मोलर। ये लीजिए, आप इसे 400 मान लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। एक तरीका ये तरीका वो बच्चा यूज करेगा जिसको ये तरीका नहीं आता, जिसको ये जुगाड़ नहीं आता। लेकिन अब वो बच्चा जिसको रिट्रिक आती है, वो बच्चा जिसको रिट्रिक आती है, वो क्या करेगा? वो याद करेगा कि रफ्तार नीट के लेक्चर में हमें बताया गया था कि मोलारिटी से बड़ी होती किसी भी सॉल्यूशन के लिए, मोलारिटी से बड़ी होती किसी भी सॉल्यूशन के लिए, तो वो सीधे इस ट्रिक को यूज करेगा। फॉर एनी सॉल्यूशन मोलारिटी से बड़ी होती है। कब तक बड़ी होती है? कब तक बड़ी होती है? जब तक डेंसिटी 1 या 1 से कम होती है। अगर डेंसिटी 1.5, 1.6, 1.8 ऐसे दिख जाए, तब ये फॉर्मूला लगाने की नौबत आती है। अगर आप कुछ ऐसी किताबें हैं जो सॉल्व कर रही हैं, अगर आप कोई किताब देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको ऐसा एक क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन मिल जाए। लेकिन यकीन मानिएगा वो क्वेश्चन आईआईटी के क्वेश्चंस हैं जो जबरदस्ती आपकी नीट की किताब में डाल दिए गए। आपके लेवल पे सॉल्यूशन की डेंसिटी हमेशा 1 ग्राम पर ml या उससे कम ही आने वाली है। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं, वरना मैं अपनी मूछे कलम करा लूंगा। सर है ही नहीं मूछे तो मैं कौन सा टाइगर श्रॉफ हूं जो मेरी दाढ़ी नहीं आती है ना? दाढ़ी उगा लूंगा फिर कलम करा लूंगा। तो मोलारिटी से बड़ी होती है। मोलारिटी 1 आई है तो मोलारिटी की वैल्यू कुछ भी हो 1 से बड़ी होगी। डी ऑप्शन है केवल, और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। बिना हाथ लगाए क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने। अब जिस बच्चे को यह पता है उसका क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया था, लेकिन जिस बच्चे को नहीं पता है उसको इतना लंबा और सॉल्व करना पड़ा। समय समय का फेर है। जितना समय तुमने यहां बचाया उतने समय में तुम 2 क्वेश्चन बायो के और निपटा सकते थे। हाँ कि ना? क्लियर है बच्चों? चलो, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स परसेंटेज बेस्ड यूनिट्स। आज बात करते हैं परसेंटेज बेस्ड यूनिट्स की। बड़े काम की यूनिट्स हैं परसेंटेज बेस्ड यूनिट्स भी। परसेंटेज बेस्ड यूनिट्स भी बड़े काम की यूनिट्स हैं। क्या होती है परसेंटेज बेस्ड यूनिट्स? 3 यूनिट्स आती हैं बच्चों इस कैटेगरी में। फर्स्ट यूनिट इज मास परसेंट। सिंबल होता है परसेंट स्मॉल w बाई कैपिटल W। मास परसेंट स्मॉल w बाई कैपिटल W। इसे परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वेट या मास परसेंट कुछ भी कहते हैं।
कुछ भी कह सकते हो तुम। क्या होता है ये? वेट ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड, सॉरी डिसॉल्व, डिवाइडेड लिख रहे हैं, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन is called, in 100 gram solution is called what? Mass परसेंट। क्या फॉर्मूला होता है मास परसेंट का? छोटा W अपॉन बड़ा W, छोटा W अपॉन बड़ा W। छोटा W होता है बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, अपॉन बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 100। सब लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, सब लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, हाँ या ना? अब इस फॉर्मूले में बच्चे गड़बड़ कहां करते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखने में। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखने में आपकी गड़बड़ ना हो इसलिए इस फॉर्मूले को मैं टर्मिनोलॉजी में खोल देता हूं, वो फॉर्मूले को टर्मिनोलॉजी में खोल देते हैं। एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का नाम है ए बी, सॉल्यूट है ए, सॉरी बी, सॉल्वेंट है ए, ठीक है? सॉल्वेंट कौन है? ए। क्लियर है मेरी बात? तो अगर मैं इसकी परसेंटेज वेट बाय वेट निकालूंगा तो वो होगा बी का वेट, क्योंकि सॉल्यूट है बी और सॉल्वेंट है ए। बी का वेट, सॉल्यूशन का वेट होगा ए और बी का दोनों का वेट, दोनों को मिला के ही तो बनेगा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। ये वाली फॉर्म याद रखिएगा, कभी गड़बड़ नहीं करेंगे आप। ये वाली फॉर्म याद रखेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं करेंगे, गड़बड़ से बच जाएंगे, ठीक है ना? ये वाली फॉर्म याद रखेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं करेंगे, गड़बड़ से बच जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सॉल्यूशन लेट अस से 35% वेट बाई वेट लिखा है, कहीं पर 35% वेट बाई वेट लिखा है, तो इसका मीनिंग है 100 ग्राम सॉल्यूशन, या इसको ऐसे लिखूं 35 ग्राम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है? 35 ग्राम सॉल्यूट जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया हुआ है। क्लियर है मेरी बात? दूसरी आती है इसके अंदर वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट। परसेंटेज V बाई V, वॉल्यूम परसेंट, ठीक है ना? ये यूज करते हैं हम उन सॉल्यूशंस के लिए जिनका सॉल्यूट लिक्विड होता है, क्योंकि लिक्विड के लिए वेट से ज्यादा आसान होता है वॉल्यूम निकालना। इट इज इजियर फॉर लिक्विड्स, इट इज इजियर फॉर अस टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स एज कंपेयर टू द वेट ऑफ लिक्विड्स, इसलिए इसको यूज करते हैं। क्या होती है यूनिट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml dissolved in 100 ml solution is called volume परसेंट ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है, ठीक है ना? इसे बच्चों हम लोग वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। कैसे निकालते हैं? दोनों ही चीजें ml में ली जाएंगी इंटू 100, ये लीजिए, ठीक है ना? इंटू 100। इसके बारे में नोट पॉइंट क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में आप लोगों को।
इट इज यूज्ड फॉर सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड सॉल्यूट। अगर लिक्विड सॉल्यूट होगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्वेंट तो लिक्विड होता ही है, पानी होता है जनरली, लेकिन अगर सॉल्यूट भी लिक्विड होगा तो उस केस में आप परसेंटेज V बाई V को यूज करेंगे। ठीक है, इसके बारे में सोचेंगे। नाउ थर्ड इज परसेंट बाई स्ट्रेंथ। आप लोगों ने वेट बाई वेट निकालना सीखा, फिर आप लोगों ने वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालना सीखा। अब मैं दोनों की खिचड़ी कर दूंगा। वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम क्या होती है जी? वेट बाई वॉल्यूम सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स present in 100 ml solution is called percentage weight by volume of solution। ठीक है ना, इसे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कहते हैं। ओके, कैसे निकलेगी ये? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। पिछले वाले केस में देखें, अगर कोई सॉल्यूशन 25% V बाई V है तो इसका क्या मतलब है बच्चों? क्या मतलब है इसका बच्चों? इसका मतलब है 25 ml सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml 100 ml सॉल्यूशन में 25 ml सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है बच्चों। ठीक है ना, ये मतलब है। कोई मुझसे कह रहा है कोई सॉल्यूशन लेटर से 15% वेट बाई वॉल्यूम है, तो 15% वेट बाई वॉल्यूम के विषय में क्या बोलूंगा मैं? 15% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब है 15 ग्राम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सत्यानाश, डिसॉल्व्ड इन सत्यानाश मत लिख लेना, 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? ओके बच्चों, हमने डिस्कस किया था जिन यूनिट्स के डिनोमिनेटर में वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, जिनके डिनोमिनेटर में मास होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। किया था ना ऐसा डिस्कस हम लोगों ने? तो देखो, परसेंटेज वेट बाई वेट में ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। वेट बाय वॉल्यूम में और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में नीचे कौन है? वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम होने की वजह से ये क्या होगी? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। एक बात। दूसरी बात सर V बाई V में तो ऊपर भी वॉल्यूम है, तो ऊपर बेटा सॉल्यूट का वॉल्यूम है, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर दोनों वॉल्यूम सेम रेशो में चेंज हो, जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर दोनों वॉल्यूम सेम रेशो में चेंज हो, इसलिए इसको टेम्परेचर डिपेंडेंट बोलते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि सॉल्यूट का वॉल्यूम, लेट अस से वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने पर, हमने टेम्परेचर बढ़ाया लेट अस से 25 से 50 डिग्री कर दिया, इतनी देर में सॉल्यूट का वॉल्यूम हो गया डबल, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन भी डबल हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी है, तो इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। एक बात। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, अगर वो क्वेश्चन में केवल आपको परसेंटेज देके भूल जाए
वो क्वेश्चन में केवल परसेंटेज देके भूल जाए, मतलब आपको केवल परसेंटेज की वैल्यू दे दे, ये ना बताए कि कौन सी परसेंटेज है। अगर nothing is asked in question, if nothing is asked in question, sorry, if nothing is asked, नहीं, nothing is asked, तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा? About percentage we take it as percentage weight by volume। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया, उसने क्वेश्चन में कह दिया 4% सोल्यूशन है या 40% सोल्यूशन है, ये बताना भूल गया कौन सा। 3 तरह की परसेंटेज है ना, W/W, V/V और W/V, लेकिन उसने पेपर में बताया ही नहीं कि कौन सी वाली परसेंटेज है, हमें किस वाली परसेंटेज की बात करनी है, ये उसने हमें नहीं बताया। तो ऐसे केस में हम परसेंटेज को मान के चलते हैं W/V। तो इफ नथिंग is mentioned in question, percentage is always taken to be percentage weight by volume। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम लेकर चलते हैं, लेकिन इसमें एक झोल है। वो झोल क्या है? अगर क्वेश्चन में मोलालिटी पूछी हो एंड परसेंटेज नेचर इज नॉट गिवन, वी टेक इट परसेंटेज वेट बाई वेट। ठीक है, अगर वो मोलालिटी पूछ ले और ना बताए, उसने कहा 40% सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो, कुछ भी निकालो, तो आप मान के चलेंगे 40% वेट बाई वॉल्यूम। लेकिन अगर भाई ने गलती से बोल दिया कि 40% सॉल्यूशन की मोलालिटी निकालो, मोलालिटी निकालो, तो ऐसे केस में जब वो मोलालिटी निकलवाएगा तो फिर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम से मोलालिटी नहीं निकलेगी, क्योंकि मोलालिटी के डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का वेट होता है। ठीक है ना, तो उस केस में परसेंटेज W/W मान के चलना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगी ये वाली बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो इस नोट पॉइंट से मैं कहना चाह रहा हूं। चौथा है रिलेशनशिप्स। ये भी काफी रिलेशनशिप्स में रहते हैं। 2 रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलारिटी। परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलारिटी बहुत प्यारा, बहुत कॉमन रिलेशन है, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें इस रिलेशन के ऊपर। क्या रिलेशन होता है ये? परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी, ग्राम पर ml में लेनी होती है, इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर आप तो ड्राइव ही नहीं कर रहे, फॉर्मूले सीधे सीधे लिख दे रहे हो, ऐसे कैसे? बेटा नीट के पेपर में रिसर्च नहीं करनी है। T20 का मैच खेलने जा रहे हो, टेस्ट मैच की तरह मत खेलो। T20 का मैच खेलने जा रहे हो तुम्हारा जो पेपर है ना T20 का मैच है, तुम्हें किसी फॉर्मूले के डेरिवेशन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। तुम्हें किसी फॉर्मूले के डेरिवेशन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। तुम मुझसे कहोगे मैं ड्राइव भी कर दूंगा, तुम मुझसे कहोगे तो मैं ड्राइव भी कर दूंगा। सर हम तो 11th वाले हैं, हमारे स्कूल में आ जाएगा, तो क्या करेंगे सर, हम कैसे लिख के आएंगे? है ना, तुम कहोगे तो मैं ड्राइव भी कर देता हूं। चलो एक छोटा सा रिलेशन है, इसे ड्राइव कर देता हूं। परसेंटेज W/W की वैल्यू x दे रखी है हमें,
परसेंटेज W बाई W की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, X। तो क्या मतलब है इसका, X ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो मैं निकालनी है मोलारिटी, और मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो तुम्हें एक तो चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तुम्हारे पास है वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से। वेट है 100 बाई रो ml, ये निकला, ये तो वॉल्यूम आ गया निकल के 100 बाई रो ml, ठीक है ना, ये वॉल्यूम आ गया 100 बाई रो ml, क्लियर है। अब तुम्हें चाहिए मोल्स ऑफ सोल्यूट, तुम्हारे पास सोल्यूट का वेट है, इसे सोल्यूट के मोलर मास से डिवाइड कर दो, x अपॉन m सोल्यूट, वेयर m सोल्यूट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, ठीक है ना बच्चे, ठीक है ना, कर दिया डिवाइड। अब क्या, अब तो मोलारिटी का फॉर्मूला लगाना, लगाओ, मोलारिटी बराबर सोल्यूट के मोल इंटू 1000, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में है इसलिए, ठीक है ना बच्चे। रखो सॉल्यूट के मोल कितने होंगे, x अपॉन m सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा 100 अपॉन रो, रो कूद के ऊपर पहुंच गया, और इंटू 1000, ये 10 रह गया। अब इसको रिलेशन की फॉर्म में लिख लो तमीज से, m बराबर x क्या था, परसेंटेज वेट बाई वेट, रो क्या था, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर ml में, इंटू 10 तो 10 था ही, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये आ गया निकल के मोलारिटी का वैल्यू, ये आ गया निकल के मोलारिटी का वैल्यू, ये निकल के आ गया बच्चों मोलारिटी का वैल्यू, ठीक है ना। यहां पर रो सॉल्यूशन क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, और इसकी यूनिट हमेशा ग्राम पर ml में होगी, ये बात याद रखिएगा, इसकी जो यूनिट होगी हमेशा ग्राम पर ml में होगी, इस बात पर हमेशा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा रिलेशनशिप बच्चों, दूसरा रिलेशनशिप, सेकंड रिलेशनशिप की बात करते हैं, सेकंड रिलेशनशिप की बात करते हैं। सेकंड रिलेशनशिप की बात अगर हम लोग करें तो सेकंड रिलेशनशिप में आएगा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम एंड मोलारिटी। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम एंड मोलारिटी, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम एंड मोलारिटी, ठीक है ना। तो आइए परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और मोलारिटी को निकालते हैं रिलेशन। तो मोलारिटी बराबर होता है, इस बार मैं सीधे लिख रहा हूं, इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बस यहां से डेंसिटी गायब हो जाएगी, डेंसिटी पिक्चर से आउट हो जाएगी, बस परसेंटेज वेट बाई वेट होगा तो डेंसिटी पिक्चर में होगी, और वेट बाई वेट नहीं होगा तो डेंसिटी हम हटा देंगे। m सोल्यूट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। दोनों रिलेशन याद रखिएगा, दोनों रिलेशन याद रखिएगा, जबरदस्त फायदा देंगे आपको। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जबरदस्त टाइम बचाएंगे आपका अगर आप दोनों रिलेशंस को याद रख पाते हैं तो। काम के रिलेशंस हैं दोनों के दोनों, ठीक है ना, काम के रिलेशंस हैं दोनों के दोनों।
आइए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं जो इन रिलेशंस पर बनते हैं। आओ बच्चों, बच्चों 15 ग्राम ग्लूकोज is dissolved in 45 gram water. 15 gram glucose is dissolved in 45 gram water. Mass percent of glucose in solution is, mass percent of glucose in solution is A, B, C or D. 12.5%, 25%, 33%, 40%। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे खूब गलती करके आते हैं। क्यों गलती करके आते हैं? डिनोमिनेटर की वैल्यू गलत पुट करते हैं। आपको परसेंटेज वेट बाय वेट निकालनी है, मास परसेंट। यह होगा ग्लूकोज का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट इंटू 100। ग्लूकोज का वेट होगा 15, सॉल्यूशन का वेट कितना होगा सर? 45 होगा। 45 होगा। पानी का वेट ही तो सॉल्यूशन का वेट होगा। ना 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 ना, अरे पानी का जो वेट होगा, पीला पानी आ रहा देख रहे हो, इसमें वाटर है प्लस ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज भी तो वेट में कंट्रीब्यूट करेगा। सोल्यूशन का वेट कितना होगा? 45 प्लस 15 इंटू 100, 15 इंटू 100/60। 25% विल बी द राइट आंसर, नॉट 33%। जिन्होंने भी 33% आंसर निकाला हो वो कमेंट में लिखें जय भद्रकाली। अब कोई नहीं लिखेगा जय भद्रकाली का, ना 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 ना, बेइज्जती नहीं करानी, बेइज्जती नहीं करानी, ठीक है ना। हमें बेइज्जती नहीं करानी। नेक्स्ट, find the molality of 40% glucose solution in water. Find the molality of 40% glucose solution in water. क्या निकालना है? मोलालिटी। क्या निकालना है? मोलालिटी, ठीक है ना। क्या निकालना है? मोलालिटी, ओके। और मोलालिटी निकालना है, परसेंटेज का नाम दिया नहीं उसने, कौन सी परसेंटेज है। तो क्या लिखाया था कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो परसेंटेज को परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मानो। क्या मानो? वेट बाय वॉल्यूम मानो। लेकिन अगर परसेंटेज क्वेश्चन में मोलालिटी पूछी है तो फिर परसेंटेज को वेट बाय वेट मानो। क्या मानो? वेट बाय वेट मानो। तो इसका मतलब 40% ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है, चालीस परसेंट ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? वो एक्चुअली 40% वेट बाय वेट ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। मानते हैं मेरी बात? अरे मानते हैं ना सर, क्या करें, माननी तो पड़ेगी, है ना, माननी तो पड़ेगी। आप इतने हैवी ड्राइवर जो हो तो मानना तो पड़ेगा ही सर, डर लगता है हमें भी।
मुझे एक बार एक लड़की पसंद आई, मैंने उसके लिए गाना गाया, मैंने कहा जाने जिगर जाने मन, तुझको है मेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। तो लड़की ने पलट के मेरे को जवाब दिया कि जाने जिगर जाने मन, 100 किलो तेरा वजन, तू जो मेरे ऊपर बैठ गया तो मर जाऊंगी मैं सनम। तो मानते हैं ना 40% वेट बाई वेट ग्लूकोज सोल्यूशन है। क्या मतलब है इस बात का? 40 ग्राम ग्लूकोज is dissolved in 100 ग्राम सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन जो कमलेश पीता था, डुन 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 डुन। मोलालिटी क्या होती है? वेट ऑफ सोल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, जो निकालना हो उसका फॉर्मूला किनारे से लिख लिया करो, आसानी होती है क्वेश्चन करने में। हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्वेंट है पानी, तो वेट ऑफ पानी क्या होगा? सॉल्यूशन के वेट में से ग्लूकोज का वेट घटा दो, 100 में से 40 घटाओ, 60 ग्राम आ जाएगा। ये हो गया पानी का वेट, ठीक है ना? ये क्या हो गया? पानी का वेट। ग्लूकोज के मोल कितने होंगे? वेट बटे मोलर मास 40 बटे 180, 2/9, 2/9 डिवाइड कर दिया है, तो मोलालिटी निकाल लो। 2 इंटू 1000 बटे 9, और ये हो गया 60। सही है? सॉल्वेट 200 बटे 54, 100 बटे 27 मोलल, 100 बटे 27 मोलल, ये फाइनल आंसर आ गया। 100/27 मोलल, 100/27 मोलल। The molarity of 98% weight by weight solution of H2SO4, डेंसिटी दे रखी है 1.5 ग्राम पर ml, is A 12 मोलर, 15 मोलर, 18 मोलर, 20 मोलर। आपको रिलेशन सीधा सीधा याद होना चाहिए। ये लिखा हुआ है मास परसेंट का रिलेशन यदि आपको सीधे सीधे याद है तो क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम समय में खत्म हो जाएगा। चुटकी बजाते ही क्वेश्चन खत्म कर देंगे। m बराबर मास परसेंट डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। 98% मास परसेंट दी है, 1.5 की डेंसिटी है, 10 अपनी जगह पर है और ये 98 है। ये लो 15 मोलर आंसर आ गया। सिंपल सी कैलकुलेशन है, बी ऑप्शन मैच कर गया। सिंपल सी कैलकुलेशन है बच्चों, बी ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है ना? तो इस तरह का क्वेश्चन भी करने को कंसंट्रेशन टर्म्स पे आता है। कई बार कंसंट्रेशन टर्म्स में स्टोइशियोमेट्री भी घुसा देता है। ऐसे 2 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं जहां पर सीधे सीधे उसने मोलारिटी पूछी थी। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं जहां पर वो मोलारिटी की कहानी भी सेट करेगा, मोलारिटी का यूज भी करेगा। मैं बस जरा क्वेश्चन ढूंढ लूं। हाँ, मोलारिटी तो यूज करेगा ही करेगा, सही। मोलारिटी तो यूज करेगा ही करेगा, सही। रिलेशन भी यूज करवाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर्स का। एक क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर्स का, बड़ा प्यारा प्रश्न है। एक PYQ है सुंदर सा। क्या है वो PYQ? PYQ है फाइंड द मास ऑफ precipitate formed
when 50 ml 16.9% AgNO3 solution reacts with 50 ml 5.8% NaCl solution as per the reaction AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3। AIPMT 2015 का क्वेश्चन है ये। री AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं ए 7 ग्राम्स, बी 14 ग्राम्स, 21 ग्राम्स, 28 ग्राम्स। ये क्वेश्चन उसने आपसे पूछा है, आपको इसका आंसर निकालना है। 21 ग्राम इज नॉट एन ऑप्शन, द ऑप्शन इज 3.5 ग्राम्स। पता चला ऑप्शन ही नहीं मैच किया, भयंकर यूट्यूब पे बेइज्जती हो गई। ध्यान दीजिए, AgCl के आगे जो डाउनवर्ड एरो लगा है उसका मतलब है AgCl इज द प्रेसिपिटेट हियर इन दिस क्वेश्चन। AgCl इज द प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। इन दिस क्वेश्चन AgCl इज द प्रेसिपिटेट, क्लियर है। अब बच्चों AgCl इज द प्रेसिपिटेट हियर, है ना। AgCl इज द प्रेसिपिटेट हियर। तो AgCl अगर प्रेसिपिटेट है मेरे बच्चों, AgCl अगर प्रेसिपिटेट है बच्चों, तो देखो AgCl का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, इसका वेट निकालना है मुझे। और इसके लिए मेरे को क्या हो रखा है, दोनों का जानकारी दे रखा है, दोनों के डाटा मेरे को गिवन है। AgNO3 का डाटा भी गिवन है और NaCl का डाटा भी गिवन है, और यहां पर परसेंटेज दे रखी है, और परसेंटेज के बारे में बताओ नहीं रखा कौन सी दे रखी है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत टफ क्वेश्चन है लेकिन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आया हुआ है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। अगर हमें परसेंटेज के बारे में नहीं दिया होता, हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मानते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो इसमें यह लगेगा, अगर हमें परसेंटेज के बारे में कुछ नहीं देता तो हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मानते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो इसमें यह लगेगा, ठीक है ना। देयर इज वन कॉन्सेप्ट जो हम ये वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगाएंगे। तो लगा दीजिए। सबसे पहले निकालिए मोलारिटी ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन। मोलारिटी ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन होगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10। ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है क्योंकि दिएला नहीं है, ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है। अच्छा एक चीज और बता दूं, इसमें इस वाले स्पेसिफिक क्वेश्चन में सिल्वर का एटॉमिक मास 107 दिया हुआ है, ये डाटा में गिवन है, मैं अपने पास से नहीं ले रहा हूं। 107 प्लस 62 169 बाई 169 1 मोलर आ गया, ये लीजिए 1 मोलर आ गया। पहले तो सबसे पहले मोलारिटी निकालनी पड़ेगी, तो सबसे पहला काम तो मोलारिटी ही है। मोलारिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन 5.8 इंटू 10/58। इन्होंने Cl का एटॉमिक मास दे रखा है 35। Cl का एटॉमिक मास वैसे 35.5 होता है, इस क्वेश्चन में 35 है। फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन तो ये हो गया 1 मोलर, ठीक है ना। अब ये सब कुछ सॉल्व करने के लिए पहले तो तुम्हें मोल निकालने पड़ेंगे, तो क्योंकि तुम्हारा वॉल्यूम ml में है तो तुम निकालोगे मिलीमोल ऑफ AgNO3। मिलीमोल ऑफ AgNO3, क्योंकि वॉल्यूम सीधे सीधे ml में, तो हम डायरेक्ट ml में चलेंगे। मिलीमोल ऑफ AgNO3 होगा 1 इंटू 50। चलो अच्छा छोड़ो,
कंफ्यूज मत हो, हम सीधे सीधे चलते हैं। क्या बताया था मोल ऑफ AgNO3? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, 0.05 मोल, ठीक है ना। ऐसे ही मोल ऑफ NaCl, ये भी निकल के आएगा 50 इंटू 1/1000, 0.05 मोल, ठीक है। प्यारे बच्चों, रिएक्शन दी है हमें AgNO3 प्लस NaCl, हमसे पूछेला है AgCl का वेट। कल के लेक्चर के बाद मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे, उन कमेंट्स में एक कमेंट ये भी था कि सर अगर दोनों ही लिमिटिंग रीजेंट की तरह बिहेव करें तो क्या करना है। तो ये उसका जवाब है। देखो, रेशो निकालोगे दोनों के लिए सेम आएगा, 0.05/1, 0.05/1। इसका मतलब ना तो कोई लिमिटिंग है ना ही कोई एक्सेस है, पूरे पूरे रिएक्शन कर जाएंगे। इसका एक और इसका एक रिएक्शन करके कितना बनाता है? 1 मोल। तो इसके 0.5 और इसके 0.5 से कितना बनेगा? 0.05 मोल। सिंपल सी स्टोइकियोमेट्री है, सिंपल सी स्टोइकियोमेट्री है ना। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? भाई अपने जो ट्रिक लगाई थी वो ट्रिक लगा लो। दोनों लिमिटिंग है तो दोनों के लिए बराबर कर सकते हो। मोल ऑफ AgNO3 बराबर मोल ऑफ NaCl बराबर मोल ऑफ AgCl। ये लो, ये आ गया 0.05 मोल। हमसे उसने वेट पूछा AgCl, 0.05 इंटू 143, ये निकल के आएगा 3.5 ग्राम। देख रहे हो? 3.5 ग्राम नहीं निकल के आएगा ये, 3.5 ग्राम सोना निकल के आएगा ये। कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, गुणा ही तो करना है, तो गुणा कर लेते हैं यार। गुणा करने में क्या जा रहा है? 7.15 ग्राम। अभी देख लो, कैलकुलेटर निकाल लिया, नहीं निकाला होता, कैलकुलेशन नहीं की होती, गलत लिख दिया होता, फिर तुम कमेंट करते। तो लगभग 7 ग्राम आंसर होगा। क्वेश्चन लेंदी है, देख रहे हैं आप। और अगर आपको ये रिलेशन याद नहीं होता और आपको मोलारिटी निकालनी पड़ जाती तो सोचिए कितना लेंदी जाता है ना, कितना लेंदी जाता। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते होते हैं इनके ऊपर। तो ये कहानी हमारी हो गई परसेंटेज बेस यूनिट्स की। परसेंटेज बेस यूनिट्स के बाद हमारे पास वेट बेस यूनिट्स आती हैं, और वेट बेस यूनिट्स में हमें एक यूनिट पढ़नी है, एक यूनिट पढ़नी है। ग्राम पर लीटर हमें नहीं पढ़नी है, ग्राम पर लीटर हमारे काम की नहीं है, उसका जिक्र हम लोग बाद में करेंगे। वो 12th क्लास में पढ़ाई जाती है ग्राम पर लीटर, जब हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन वाले चैप्टर में इसका जिक्र होता है, तो इसके बारे में बात मैं यहां नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं जो यूनिट ले रहा हूं वो यूनिट है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। क्या होता है? मिलियन का मतलब होता है 10⁻7, सॉरी 10⁻6। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशंस, 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन is called ppm ऑफ सॉल्यूशन। उसे ppm स्ट्रेंथ या ppm ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है? क्या होता है बच्चों ppm का फॉर्मूला? ppm बराबर होता है बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6। ठीक है ना? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन ग्राम इंटू वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू ग्राम इंटू 10⁻6। ये पीपीएम का फॉर्मूला होता है। पीपीएम के बारे में कुछ खास बातें, कई किताबों में तो मैं पीपीएम के 2-3 फॉर्मूले दिए होंगे, वेट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक ये फॉर्मूला याद रखो। इस फॉर्मूले सारे क्वेश्चन बना लोगे तुम, इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन बना लोगे तुम। ठीक है ना? पीपीएम इज यूज्ड
फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। भाई 10⁻6 ग्राम तो कितना सारा सॉल्यूशन हो गया यार। 10⁻6 ग्राम का मतलब समझते हो? 10⁻6 ग्राम का मतलब हो गया 10 लाख ग्राम। 10 लाख ग्राम, 10 लाख ग्राम, 1000 से डिवाइड करो, 1000 किलो, 1000 किलो सॉल्यूशन, कितना सारा सॉल्यूशन है। तो पीपीए जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम बहुत, सॉल्यूशन का वेट जब बहुत ज्यादा होगा तो पीपीएम का वेट बहुत कम आएगा, पीपीएम की वैल्यू बहुत कम आएगी। तो पीपीएम जो यूज करते हैं बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। इसका प्रयोग हम लोग वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए करते हैं। ठीक है ना। पीपीएम का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए करते हैं बच्चों। इट इज यूज्ड टू मेजर, it is used to measure concentration of fluoride ion in toothpaste। टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन जरूरी होता है दांतों के लिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन टूथपेस्ट में पीपीएम में नापी जाती है। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट गैसेज इन एयर। एयर में जो पॉल्यूटेंट गैसेज होती हैं, एयर में जो पॉल्यूटेंट गैसेज होती हैं उनको पीपीएम में नापते हैं। इसी को हम लोग AQI कहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो इनकी कंसंट्रेशन ही होती है पीपीएम के अंदर। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर मान लीजिए 100 से ऊपर निकल जाए या 50 से ऊपर निकल जाए तो हम कहते हैं कि पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा है, एयर की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा खराब है, वो काफी ज्यादा खराब है। दिवाली पे इंडिया की एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 प्लस हो जाती है, पटाखे इतने बजते हैं, है ना। तो वो पीपीएम में नापते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर भी पीपीएम में नापी जाती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं जो वाटर में पड़े रहते हैं और वाटर को हार्ड बनाते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में, वहां पर पढ़ेंगे आप लोग। तो ये सारी चीजें पीपीएम में नापी जाती हैं। ठीक है ना। ये सारी चीजें किस में नापी जाती हैं? पीपीएम में नापी जाती हैं। दूसरी बात बहुत है, ये दूसरी बात इतने आपके लिए बहुत है। ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं इस पर, दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दो क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे दो क्वेश्चन इस पे देखते हैं। अच्छे 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 क्वेश्चंस। पहला, 0.02 ग्राम फ्लोराइड आयन are present in 500 ग्राम टूथपेस्ट। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? है क्या? है ना। तो नमक खत्म हो जाए सब्जी में टूथपेस्ट डाल के खा लेना। एक आदमी था, उसको रोज रात में सोने से पहले एक ग्लास भर के दूध पीने की आदत थी और वो दूध में कई सारे ड्राई फ्रूट्स डालता था। तो एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि मेरे को ना दूध पीना है, आज केसर वाला दूध पीने का मन कर रहा है। तो बीवी मार्केट गई और क्या खरीद लाई? विमल पान मसाला। बोलो जुबा केसरी। विमल पान मसाला खरीद लाई। दूध का टेस्ट तो अजीब सा लग रहा है, ये क्या डाला है इसमें? कहती मैंने इसमें दूध डाला है विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम, है ना। ऐसा वाला केसर ना खाएं। फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन पीपी। कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी हम लोगों को पीपीएम के अंदर। ठीक है ना। आइए सॉल्व करें, आइए सॉल्व करें।
पीपीएम में वी नीड टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस. व्हाट इज पीपीएम? पीपीएम इज वेट ऑफ सोल्यूट in grams upon weight of solution in grams 10 power 6. weight of solution is 0.02, सॉरी solute का 0.02, solution का weight है 500 ग्राम इंटू 10 to the power 6. इसको लिख दिया मैंने 2 इंटू 10 to the power 4. ये 0.02 में मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 500. ये आ जाएगा निकल के 200 बाई 5, 40 पीपीएम. 40 पीपीएम. ठीक है ना. कैसे कर दिया ये? इसको लिख दिया 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 500. तो यहां से यहां आ गए और सॉल्व हो गया. इस तरह से क्वेश्चन आता है. सिंपल सा क्वेश्चन है. फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन पीपीएम में निकालनी थी. वेट दिया था, सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वेट दिया था, हम लोगों ने सैंपल के वेट से निकाल दिया. A sample of 500 ml water contains 2 milligram CaCO3. The hardness of water in ppm is एम्स 2003 का क्वेश्चन है. द हार्डनेस ऑफ वाटर इन ppm is A 1 ppm, 2 ppm, 4 ppm, 8 ppm. ये निकालना है. इस बार आपको वाटर का वेट नहीं दिया है, वाटर का वॉल्यूम दिया है. हार्डनेस निकालनी है. क्या निकालनी है? हार्डनेस निकालनी है. ठीक है ना. हार्डनेस निकाली जाती है हमेशा पीपीएम में और कैल्शियम कार्बोनेट के वेट के टर्म्स में. कैल्शियम कार्बोनेट के वेट के टर्म्स में. वेट ऑफ वाटर कितना होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, हाँ या ना? तो ये कितना होगा? 500 इंटू 1 ग्राम पर एमएल. ये आ गया बच्चों 500 ग्राम. पानी का वेट आ गया. पानी में CaCO3 भी घुला हुआ है, तो सॉल्यूशन का वेट निकालना होता है हमें. वो होगा पानी का वेट, पानी का वेट प्लस CaCO3 का वेट. 500 ग्राम 2 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम. मिलीग्राम है ना, 2 मिलीग्राम. इसको क्या नेग्लेक्ट मान लो. अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम ही हो गया. ये अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम ही तो हो गया. निकाल दो पीपीएम. अब 2 इंटू 10 भाई 500 ग्राम में 2 मिलीग्राम जोड़े नहीं जोड़े कोई फर्क होना पड़ा. तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन पानी का वेट 10 टू द पावर 6. ये हो गया 2000 बाई 500, 4 पीपीएम. आ गया आंसर. ये लो 4 पीपीएम. सिंपल सा क्वेश्चन था ना. सिंपल सा क्वेश्चन. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर मिलेंगे बहुत सारे. ठीक है ना. इस तरह के क्वेश्चंस आपको बेसिक से मिलेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर. क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? चलिए before we start लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हमारी बात ऑलमोस्ट खत्म है. बिफोर वी स्टार्ट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देर आर टू एप्लीकेशंस ऑफ मोलारिटी. देर आर टू एप्लीकेशंस ऑफ मोलारिटी जिनके बारे में हमें बात करनी है, जिनके बारे में हमको बात करनी होती है.
वो एप्लीकेशंस होती हैं डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग। डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग। तो बच्चों मिक्सिंग के बारे में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा आयनिक इक्विलिब्रियम में। जब मैं आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा ना, वहां मिक्सिंग पढ़ाऊंगा। अभी यहां मिक्सिंग की तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमसे थोड़ी सी बात करूंगा डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है बच्चों? किसी से भी अगर डाइल्यूशन पूछा जाए व्हाट इज डाइल्यूशन, सबसे पहला जवाब आता है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, जो कि टेक्निकली गलत जवाब है। व्हाट इज डाइल्यूशन? डाइल्यूशन होता है बच्चों एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। भाई अगर सॉल्यूशन पानी में नहीं बना होगा तो उसमें पानी मिला के थोड़ा डाइल्यूट करोगे, किसी और सॉल्वेंट में बना हुआ तो टेक्निकल मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन इज बच्चों की डाइल्यूशन होता है सॉल्वेंट का एडिशन। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का एडिशन को क्या कहते हैं बच्चों? डाइल्यूशन। देखिए एक बर्तन था, इसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ था। मोलारिटी M1 थी, वॉल्यूम V1 था। मोलारिटी M1 थी, वॉल्यूम V1 था। मैंने क्या किया, इसमें सॉल्वेंट डाल दिया, मोलारिटी V2 हो गई, मोलारिटी हो गई M2, वॉल्यूम हो गया V2। सॉल्वेंट पड़ेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो मोलारिटी क्या होती? N/V। ये बदला तो इसे बदलना पड़ेगा, हाँ या नहीं? इस पूरी प्रोसेस में क्या नहीं बदला? इस पूरी प्रोसेस में क्या नहीं बदला? इस पूरी प्रोसेस में क्या नहीं बदला? सॉल्यूट के मोल्स नहीं बदले। तो क्या मैं तुमसे कह सकता हूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि तुमने इस पूरी प्रोसेस में कहीं भी सॉल्यूट तो ऐड किया ही नहीं है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है? तो क्लियर है ना बच्चों? मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं बच्चों? n मान लो n/V1, तो n कितना होगा यहां से? M1V1। और M2 क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन V2, M2 इंटू V2। सही है ना? उठा के रख दो, M1V1 बराबर M2V2। ये लो जी। इस इक्वेशन को बच्चों कहते हैं डाइल्यूशन इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन इक्वेशन। इस इक्वेशन को कहते हैं हम लोग डाइल्यूशन इक्वेशन। जब भी कभी सॉल्यूशन में डाइल्यूशन होगा तो आप इस इक्वेशन से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना? डाइल्यूशन के ऊपर दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, दो तरह की लैंग्वेज डाइल्यूशन पर आती है। तो दो छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग डाइल्यूशन को डील करेंगे। वी विल सी टू टाइप्स ऑफ छोटे छोटे क्वेश्चंस and we'll deal with the dilution with the help of those questions. First question is find the amount of water required to be added in 250 ml semi-molar solution to make it डेसिमोल। अमाउंट आपको निकालना है वाटर का, कितना ऐड करना पड़ेगा। एक सेमी मोलर सॉल्यूशन है जिसे आप डेसी मोलर बनाना चाहते हैं। एक सेमी मोलर सॉल्यूशन है जिसे आप डेसी मोलर बनाना चाहते हैं। What is the meaning of semi-molar? लेक्चर नंबर 1 में बताया था सेमी मोलर का मतलब हाफ, सेमी का मतलब हाफ, और डेसी मोलर का मतलब 1/10 मोलर। मोलारिटी घटा रहे हैं, बट ऑब्वियस है अगर डाइल्यूशन घटेगा, देखो ध्यान से, M1V1 अपॉन V2, V2 V1 से बड़ा है, V2 V1 से बड़ा है,
तो इसका मतलब M2 को M1 से छोटा होना पड़ेगा। डाइल्यूशन बढ़ता है तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है। डाइल्यूशन बढ़ता है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन को कम होना पड़ेगा। इसको ऐसे लिख लो तो ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। M2 बाई M1 बराबर V1 बाई V2 विच इज लेस देन 1। तो यहां से हम पहुंच गए इस वाले रिजल्ट पे कि M2 इज लेस देन M1। तो डाइल्यूशन बढ़ाइएगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जब जब डाइल्यूशन बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो सेमी मोलर से डेसी मोलर बनाना है, आइए बनाते हैं सेमी मोलर से डेसी मोलर। M1 V1 बराबर M2 V2। M1 इज हाफ, वॉल्यूम इज 250 अपॉन 1000। चाहो तो लीटर में बदलो, चाहो तो नहीं बदलो। यहां से लीटर में बदलोगे तो आंसर लीटर में निकलेगा, वरना ml में निकलेगा, जो तुम्हारे मन में है। 1/10 बच्चों। V2 तुम्हें निकाल, ठीक है ना। V2 कितना आ जाएगा बेटा? 10 इंटू 250, यह आएगा 1.25 लीटर, क्योंकि तुमने यहां लीटर में चेंज कर लिया था। या फिर इसे लिखूंगा 1250 ml। ये V2 आया, V2। V2 मतलब सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम। क्या कह रहा हूं मैं? फाइनल वॉल्यूम। मतलब सॉल्यूशन का इनिशियल वॉल्यूम कितना था? अब कितना हो गया? लेकिन उसने तुमसे ना तो V2 नहीं पूछा है, उसने पूछा कितना पानी लगेगा। तो पानी कितना लगेगा? V2 माइनस V1। भाई इतना सॉल्यूशन तो अंदर पहले से मौजूद था, यही तो पानी होगा। सिंपल है। यह आ गया पानी का वॉल्यूम 1000 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 98% weight by weight H2SO4 solution 1.8 gram per ml required to produce 1 liter 2 molar H2SO4 solution। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक ऐसी प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है जो हम सब लोगों ने अपने अपने घरों पर होती हुई देखी है। ये क्वेश्चन एक ऐसी प्रोसेस पर बेस्ड है जो हम सब लोगों ने अपने अपने घरों में होती हुई देखी है। हमने तो देखी है, तुम्हारा पता नहीं, हमने देखी है। तुम्हारे जनरेशन में होती है नहीं होती हमें नहीं पता। बेटा 98% H2SO4 सॉल्यूशन वेट बाय वेट, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 98 ग्राम H2SO4, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 98 ग्राम H2SO4, यही तो मतलब हुआ। ये हो गया वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसे कहते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को बोलते हैं स्टॉक सॉल्यूशन, ठीक है। इससे तुम्हें 1 लीटर 2 मोलर H2SO4 बनाना है, इससे तुम्हें 1 लीटर 2 मोलर H2SO4 बनाना है ना। घरों पर रसना पाया जाता था पहले, अब तो पता नहीं मुझे कि पाया जाता है या नहीं पाया जाता, पहले पाया जाता था। तो क्या होता था, गर्मियों की छुट्टियां होती थी, गर्मियों की छुट्टियां हुई, शाम को सारे दोस्त खेल के आए तो मम्मी ने रसना बना दिया। रसना बनाने का प्रोसीजर क्या होता था, एक जग में पानी लिया, थोड़ी सी चीनी डाली, घोल लिया, फिर रसना की बोतल में से 2 ढक्कन रसना लिया और उस पानी में मिला दिया, रसना बन गया, सब में बांट दिया।
ये वो रसना की बोतल है जो वेरी कंसंट्रेटेड बोतल है, जो कि वेरी कंसंट्रेटेड है। इस रसना की बोतल से तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 2 ढक्कन निकालने और 1 लीटर 2 मोलर H2SO4 बनाना। अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन निकालूं मोलारिटी, तो मोलारिटी होगी परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ H2SO4, 18 मोलर। 18 मोलर से 2 मोलर ले जाना है। इसका मतलब क्या ये क्वेश्चन डाइल्यूशन का है? क्या ये क्वेश्चन डाइल्यूशन का है? 18 मोलर से 2 मोलर ले जाना है, तो क्या ये क्वेश्चन डाइल्यूशन का है? हां सर बिल्कुल है। क्या इस क्वेश्चन में डाइल्यूशन किया गया है? हां सर बिल्कुल किया गया है। तो क्या डाइल्यूशन इक्वेशन ठोक सकता हूं? ठोक दो ना सर। 18 इंटू वॉल्यूम बराबर 2 इंटू 1 लीटर में निकलेगा डायरेक्ट। 2/18 1/9 लीटर 1000/9 ml। हजार अपॉन 9 ml आ जाएगा आंसर। 1000/9 को टू बी वेरी सेफ अगर हम यहां पर कैलकुलेट कर लें तो गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। $111 समझ रहे हो? मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन तुमने बनाया, उसमें से केवल 111 ml तुम्हें H2SO4 लगा, बाकी सब कुछ पानी, बाकी पूरा पानी। समझ रहे हो ना? तो कितना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है ये, समझ में आया? फील आई इसकी थोड़ी सी कि तुमने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया, 1 लीटर सॉल्यूशन में से केवल ये 1/9 लीटर क्या लगा? पानी, सॉरी H2SO4, और बाकी 8/9 लीटर क्या लगा? एट बाई 9 लीटर लगा पानी। तो कितना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा? पिलाई इसकी, दोनों को जोड़ दोगे 1 लीटर बन जाएगा, है ना? तो इस तरीके का कहानी बन जाता है। ओके, तो ये हमारी बातें खत्म होती है कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। अब आते हैं आपके प्यारे फेवरेट दुलारे चहीते आर्टिकल के ऊपर, जिसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये लॉज आपको ये बताते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो कुछ लॉज को, जो भी केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, वो कुछ लॉज के वजह से होता है, कुछ लॉज को फॉलो करता हुआ होता है। जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो ये लॉज फॉलो होंगे, ये लॉज फॉलो होंगे, ठीक है ना? पहला लॉ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंटोइन लेवोसिए नाम के लॉन्डे ने 1789 1789 में ये लॉ दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोइन लेवोसिए का दिया हुआ मास का लॉ। पहले भी आपको बता चुका हूं, रिएक्शन के शुरुआत में जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास होगा, रिएक्टेंट के बाद, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का भी उतना ही मास बनेगा, प्रोडक्ट का भी उतना ही मास बनेगा। कहने का मतलब है कि मास ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। जितना मास रिएक्शन के शुरू में लेके चले थे, जितना मास रिएक्शन के शुरू में लेके चले थे, उतना ही मास बनेगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित ही रिएक्शन की बैलेंसिंग होती है। जैसे एग्जांपल ले लूं मैं, N2 प्लस H2 गैस गिव्स NH3 गैस। इसका मास होगा बच्चों 28 ग्राम, इसका मास होगा 2 ग्राम और इसका मास होगा 17 ग्राम। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं बैलेंस्ड है। क्यों नहीं बैलेंस्ड है? क्योंकि रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर नहीं आ रहा।
यानी कि इस रिएक्शन को बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो जब आप इसे बैलेंस करेंगे N2 + 3H2 gives 2NH3, तो ये मास निकल आएगा 28 ग्राम 6 ग्राम और 2 × 17 34 ग्राम। तो अगर चेक करना है कि कोई रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं, तो उस पर लगा के देख लीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यू विल नो कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। ठीक है ना। तो जितना मास शुरुआत में था उतना ही मास बाद में है। इसका मतलब मास ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को पैदा नहीं कर सकते, मास को खत्म भी नहीं कर सकते। जितना मास लेके चले थे उतना ही मास होगा। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं उनमें मास के साथ साथ एनर्जी भी निकलती है, वो E = mc² फॉलो करती हैं। दैट इज वाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास न्यूक्लियर रिएक्शंस पर लागू नहीं होता। नॉर्मल रिएक्शंस पर लागू होगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस पर लागू नहीं होगा। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, क्या ये केमिकल रिएक्शन ओबे कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को? एटॉमिक मासेस मैं आपको बता देता हूं। कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का 16, H का 1, कार्बन का 12। आइए देखते हैं, है ना, आइए देखते हैं। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, CaOH होल ट्वाइस 40 प्लस 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स लिख दिया, 16 + 1 74 ग्राम्स। CaOH होल ट्वाइस का 1 मोल है 74 ग्राम्स। कार्बन का 12 44 ग्राम्स। M टोटल कितना आएगा? 118 ग्राम। रिएक्टेंट साइड का टोटल मास 118 ग्राम निकल के आ रहा है। रिएक्टेंट साइड का टोटल मास कितना आ रहा है? 118 ग्राम निकल के आ रहा है। ठीक है ना। अब निकालते हैं टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। CaCO3 40 + 12 + 48 100 ग्राम। 48 हो गया, 3 × O 16 × 3। और H2O 1 × 2 + 16 18 ग्राम। M टोटल इज 118। क्या दोनों तरफ का M टोटल बराबर आया है? हाँ जी आया है। तो क्या ये रिएक्शन लॉ ऑफ का मास कंजर्वेशन को फॉलो कर रही है? हाँ जी कर रही है। और अगर ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो कर रही है, तो अगर कोई रिएक्शन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करेगी तो वो रिएक्शन बैलेंस्ड भी होगी, ये गारंटीड है। केवल बैलेंस रिएक्शंस ही लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। चेक कर लो, कैल्शियम का एटम 1, यहां भी 1, कार्बन का 1, यहां भी 1, डन। ऑक्सीजन 2 और 2 4, O की 2 और ये O की 2 4, 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2 2, बैलेंस है, सारे एटम बैलेंस है, इसलिए मास कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है। तो अगर कोई रिएक्शन मास कंजर्वेशन फॉलो कर रही है तो 100% ये तय है कि रिएक्शन जो है वो कैसी होगी? वो बैलेंस्ड होगी। ठीक है ना। तो ये हमने साबित कर दिया कि रिएक्शन बैलेंस्ड है। नेक्स्ट, जोसेफ प्राउस्ट का दिया हुआ लॉ है 1799 1799 में। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। क्या लॉ होता है? क्या लॉ होता है? लॉ ये कहता है कि किसी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट मौजूद होते हैं उनके मासों का रेशो हमेशा सेम होता है। उनके मासेस का रेशो हमेशा सेम होता है, चाहे सोर्स कुछ भी हो, चाहे सोर्स कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशो 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है, 1:8 रहेगा। अब ये वाटर चाहे टैप वाटर हो, चाहे सी वाटर हो, चाहे रिवर वाटर हो,
प्योर वाटर की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, इम्प्योर वाटर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। प्योर वाटर की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि सर नाले का पानी में, तुम्हारा भरोसा नहीं है ना। प्योर वाटर चाहे सी से लाओ, मतलब प्योर वाटर चाहे तुम कोटा का लो, चाहे दिल्ली का लो, चाहे यूपी का लो, चाहे बिहार का लो, चाहे चंडीगढ़ का लो, चाहे इंडिया का लो, चाहे लंदन का लो, चाहे दुबई का लो, वाटर अगर प्योर है तो ये रेशो फिक्स रहने वाला है 1:8। इसे कहते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये आइसोटोप्स पर फॉलो नहीं होता, ये आइसोटोप्स पर फॉलो नहीं होता। मतलब सपोज करो तुम एक जगह से तो वाटर ले आए H2O और एक जगह से तुम ले आए D2O हैवी वाटर, हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स हैं, और तुम बोलो सर इनमें तो डेफिनेट प्रोपोर्शंस नहीं लग रहा। हाँ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। D2O जो कि हैवी वाटर होता है, इसमें D2 का मास कितना होगा, D का एटॉमिक मास होता है 2, 4 और मास ऑफ O 16। तो यहां D2O का मास होगा 4:16, 1:4। ये देखो फेल हो गया। तो ये नहीं कि तुम एक जगह से तो पानी ले आओ और एक जगह से ले आए हैवी वाटर और बोलो सर इन पे फॉलो करा के दिखाओ, नहीं होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि एक जगह से पानी उठा लाए और एक जगह से हैवी वाटर उठा लाए। कंपाउंड सेम होना चाहिए। तो आइसोटोप्स का कंपाउंड नहीं लेके आना, ये समझ लेना। मतलब जो एलिमेंट यूज करोगे वो सेम आइसोटोप्स में यूज होने चाहिए। ये नहीं कि हाइड्रोजन एक जगह के सैंपल में तो H2O है, एक जगह के सैंपल में D2O है, तो नहीं लगेगा ये, ठीक है। तो ये नहीं लगेगा। तो ये लॉ नहीं लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये लॉ जॉन डाल्टन ने दिया था। डाल्टन के साथ एक्चुअली कहानी क्या थी, डाल्टन की जब मम्मी मर रही थी ना, तो डाल्टन की मरती हुई मम्मी ने डाल्टन को कसम दी थी कि बेटा तेरे को कसम है अपनी मां की, साइंस का कोई ऐसा फील्ड नहीं छोड़ेगा तू जिसमें तेरी उंगली ना फंसी, हर जगह तेरा नाम आना चाहिए। इसलिए आपको डाल्टन के दर्शन हर जगह होंगे। डाल्टन कहना क्या चाहते हैं, पहले ये लॉ कहना क्या चाहता है ये सुन लो। ये लॉ ये कहता है जब दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जब दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ, ध्यान से सुनना, जब दो एलिमेंट दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, जब दो एलिमेंट दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तब एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन करने वाले दूसरे एलिमेंट के, एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन करने वाले दूसरे एलिमेंट के मासेस का रेशो सिंपल रेशो होता है। सर ऊपर से गया बाउंसर, जाना ही था। एग्जाम्पल से समझाता हूं, समझ में आएगा। देखो मैं तुम्हें एग्जाम्पल समझाता हूं तो तुम्हें समझ में आएगा। देखो ध्यान से, कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन है, दो कंपाउंड बनाते हैं, CO और CO, ठीक है। दो एलिमेंट है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, दो एलिमेंट है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। CO में क्या है, 12 ग्राम कार्बन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, 12 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, सॉर्टेड। अब लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है किसी एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ, कार्बन का मास फिक्स कर दिया, किसी एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ दूसरे एलिमेंट के जो मास कंबाइन करेंगे, दूसरे एलिमेंट के जो मास कंबाइन करेंगे, वेट ऑफ ऑक्सीजन इन CO, रेशो वेट ऑफ ऑक्सीजन इन CO2, दूसरे एलिमेंट के जो मास कंबाइन करेंगे, वेट ऑफ ऑक्सीजन इन CO, रेशो वेट ऑफ ऑक्सीजन इन CO2, इन मासेस का जो रेशो होगा वो एक सिंपल रेशो होगा।
ये कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आया समझ में? जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उन कंपाउंड्स में एक एलिमेंट के फिक्स वेट के साथ दूसरे एलिमेंट का जो वेट कंबाइन करता है उसका रेशो सिंपल रेशो होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन देख लो, H2O2, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन। फिक्स मास देखो हाइड्रोजन का दिख ही रहा है, दोनों में 2-2 ग्राम है, तो टेंशन नहीं लेनी, इजी कैलकुलेशन निकाल लो। ऑक्सीजन के वेट का रेशो, ऑक्सीजन का वेट इन H2O रेशो ऑक्सीजन का वेट इन H2O2, 16:32, फिर से 1:2 निकला है। यह है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पहचानने की सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यह होती है, इसमें 2 एलिमेंट होते हैं और 2 से ज्यादा कंपाउंड होते हैं, मिनिमम 2 कंपाउंड होते हैं। 2 एलिमेंट और उनके मिनिमम 2 कंपाउंड, यह शर्त होती है। 2 एलिमेंट और मिनिमम 2 कंपाउंड, यह शर्त होती है। जैसे ये, which of the following is an example of law of multiple proportions? CO and CO2, CO and H2O, कितने एलिमेंट हो गए? 3, CO और H नहीं हो सकता। CO and CH4, कितने एलिमेंट हो गए? CO and CH4, CO and H, 3 एलिमेंट हो गए, खत्म। CO and C2H4 हो सकता है क्या? फिर 3 एलिमेंट है, CO और H नहीं हो सकता। क्या आंसर होगा? CO and CO2, 2 एलिमेंट CRO और 2 कंपाउंड CO, 2 एलिमेंट 2 कंपाउंड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस वैलिड। 2 एलिमेंट 2 कंपाउंड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस वैलिड, ठीक है ना? 2 एलिमेंट 2 कंपाउंड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या हो जाएगा बच्चों? वैलिड। An unbalanced chemical reaction represents a violation of which law? An unbalanced chemical reaction represents a violation of which law? मैंने आपको बता ही दिया, किसी भी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड एक ही लॉ है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि अगर कोई भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगी तो वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो करेगी, क्योंकि बैलेंसिंग इसी लॉ के आधार पर की जाती है। इसी लॉ के आधार पर रिएक्शन की बैलेंसिंग की जाती है, ठीक है ना? एक और देखते हैं, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय द पेयर ऑफ कंपाउंड्स। किन कंपाउंड्स ने मल्टीपल प्रोपोर्शन दिखाना है? वही याद रखना, 2 एलिमेंट 2 कंपाउंड, NaCl, मेरी बात को याद रखना, उससे हटना नहीं है। NaCl NaBr, कितने एलिमेंट हो गए? NaClBr, पिक्चर से हट गया ये। वाटर एंड हैवी वाटर, H2O D2O, कितने एलिमेंट हो गए? HO और D, ये हट गया। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एलिमेंट कितने हैं? 2, सल्फर और ऑक्सीजन। अब बनी कुछ उम्मीद, कंपाउंड कितने हैं? 2। ये आंसर हो सकता है अभी, लेकिन चेक कर लेते हैं। दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, कितने एलिमेंट है? 3, MgO और H। तो ये तो नहीं होगा, यही होगा, SO2 एंड SO3, ठीक है? ठीक है ना? तो आंसर हो गया बच्चों सी ऑप्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लॉ इज गै-लुसाक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। गै-लुसाक लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम्स क्या होते हैं? ये लॉ आप लोग यूज कर चुके हैं स्टोइचियोमेट्री के अंदर। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ सिंपल सी बात कहता है, सिंपल सी बात कहता है। ये लॉ ये कहता है, इस लॉ की अगर मैं हिंदी समझाऊं तो हिंदी ये है, ये कहता चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस लॉ की हिंदी ये है कि आप किसी भी गैसियस रिएक्शंस में मोल की जगह वॉल्यूम्स यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? तो ये लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी गैसियस रिएक्शन में, किसी गैसियस रिएक्शन में
गैसेस को यूज कर रहे हैं। ये लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी रिएक्शन में गैसेस को यूज कर रहे हैं, जैसे मैं इसको लिखता हूं 1 मोल, इसको लिखता हूं 3 मोल, ठीक है ना। एट कांस्टेंट टी एंड पी, पीवी बराबर है एनआरटी, V विल बी प्रोपोर्शनल टू N। सही है ना बच्चों। देखो लिखा भी हुआ है इसमें कि प्रोवाइडेड ऑल द मेजरमेंट्स आर डन अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब सारे मेजरमेंट के दौरान T और P को फिक्स रखना, V इज प्रोपोर्शनल टू N। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों 1 लीटर एंड 3 लीटर, लिख सकता हूं ना। तो ये लो बस सिंपल सी बात ये कहता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होगा ना, उसका रेशो फिक्स होगा 1, मतलब उसका रेशो एक सिंपल रेशो होगा 1:3। सिंपल रेशो मतलब कोई भी फ्रैक्शन नहीं होगा इसमें, कोई भी फ्रैक्शन नहीं होगा, कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, सीधे सीधे 1:3 आ जाएगा, सीधे सीधे 1:3 आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इंटीजर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इंटीजर होते हैं। सिंपल सी बात है, 2CO गैस, O2 गैस, इसलिए तो हम लोग स्टोइकोमेट्रिक इंटीजर्स रखते हैं ताकि गै-लुसाक लॉ नाराज ना हो जाए। 2 लीटर 1 लीटर, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशो देखेंगे 2:1 आ गया, इंटीजर रेशो आया, सिंपल, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी कहानी आपकी खत्म होती है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की। आज का लेक्चर समाप्त होता है। आज हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट को भी समाप्त कर लिया। ये हमारा अंतिम लेक्चर था मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट पर अधिकतर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं सारे के सारे हम लोगों ने डील कर लिए हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में मैं फिर बता देता हूं, जितना मैंने बताया है उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं, नेग्लिजिबल 0.001% चांसेस होते हैं इस पर क्वेश्चन आने के, ठीक है ना। इसलिए बहुत ज्यादा समय इस पर लगाने की जरूरत नहीं है। जितना बताया है उसको दोबारा दोबारा सुन लोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। इतना ही जरूरी है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो आज हम लोगों ने खत्म किया। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, जो कि बड़ा मजेदार चैप्टर है। उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या नाम है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। पिछली 2 क्लासों में दिए गए होमवर्क के डिस्कशन भी नेक्स्ट क्लास में ही किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। बहुत मजेदार चैप्टर है, पूरी केमिस्ट्री की हिस्ट्री है उसके अंदर, बड़ा मजा आने वाला है। बहुत सारी चीजें आप उसमें सीखेंगे, नई नई, फिर से एक बार बहुत सारी रिट्रिक्स, बहुत सारी जुगाड़े, बहुत सारी बातें, नए नए कंसेप्ट आप सीखने वाले हैं। तो बहुत मजा आएगा उस चैप्टर के अंदर भी। तब तक के लिए हम अपनी पढ़ाई की रफ्तार को बना के रखते हैं। मैंने पहले भी कहा, क्या कहा, फिर कहता हूं कि पढ़ाई करनी है बड़े प्यार से, पेपर फोड़ के आना है रफ्तार से। तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तैयारी में भी, जिंदगी में भी, ठीक है ना। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, ओके, टाटा, खत्म।